बीएड फर्स्ट ईयर के लिए CC1 की बुक चल रही है। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करिए। लॉन्ग वीडियो। क्वेश्चन है 8 नंबर, बाल विकास के मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक और अधिगम सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन एवं विवेचना उनके अनेक सिद्धांतों ने की है, किंतु एरिक एच एरिसन, जीन पियाजे और रॉबर्ट आर सीयर्स का उनके विकास में विशेष योगदान रहा है। इन विद्वानों ने विकास के पृथक पृथक पहलुओं और संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में चिंतन किया है। ये सभी सिद्धांत बाल विकास के संदर्भ को समग्र रूप प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों का विवेचन निम्नानुसार प्रस्तुत है। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एरिक एच एरिसन हैं। इन्होंने अपनी धारणा का विकास फ्रॉइड के सिद्धांतों पर लागू किया, किंतु इनमें कुछ भिन्नता है। एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्न हैं। पहला, यह सिद्धांत पूर्णतः और संगठन पर बल देता है। इसकी मानता है कि मानव जीवन में विकास का क्रम होता है। यह सिद्धांत आधारभूत मानव मूल्यों में विकास करता है। यह मानव व्यवहार का संचालन करने वाले तत्वों जैसे शक्ति संचालन, काम, प्रवृत्ति के अस्तित्व में विकास करता है। यह फ्रॉइड के इस मत का पूर्ण रूप समर्थन करता है कि मानवीय कार्यों से जीवन के अनेक पक्षों का विकास होता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि मानव विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, औपचारिक, वैचारिक वातावरण का निर्माण अनिवार्य है। एरिक्सन का मत फ्रॉइड के मत से 3 रूपों में भिन्न है। पहला, वह इड यानी एगो का तक परिवर्तन पर बल देता है तथा यह मानता है कि इड और एगो से भी पारंपरिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। वह व्यक्ति को उसे पर्यावरण में देखता है। यह परिवेश, व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का होता है। उससे सामाजिक गतिविधियों का विकास होता है। एरिक्सन समय की मांग के प्रति सजग रहता है। वह मानता है कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते ही व्यक्ति को विकास के अवसर मिलते हैं। एरिक्सन ने बाल विकास के क्षेत्र में नवीन धाराओं और मान्यताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेनरी डब्ल्यू मेयर के अनुसार फ्रॉइड के बाद अनुसंधानकर्ता सृजनात्मक चिंतन और लेखन के रूप में एरिक्सन ने संपूर्ण परिवेश के संदर्भ में व्यक्ति का अध्ययन किया और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के क्षेत्र में उससे महान कार्य किया। उसने व्यक्ति को पर्यावरण के संदर्भ में आंतरिक शक्तियों का उपयोगकर्ता माना है। दूसरा, संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। पियाजे के विचार
पर प्राकृतिक सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों के साथ साथ दर्शन और मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा। फिर भी उनका मत एक पक्षीय रहा और वह मानव व्यवहार पर अधिक बल देता है। पियाजे ने अपने अध्याय अपने अध्याय का आधार जीव शास्त्र को बनाया, जिससे जिससे अपने अध्याय का प्रारंभ सर्वेक्षण और अनुसंधान से किया। उसने विभिन्न स्तर फिर प्रकार के प्राणियों का सर्वेक्षण करके अनेक आधारभूत सूचना एकत्र की। इस आधार पर सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किए। इस नियम के अनुसार विकास क्रम विश्व भर में एक सा होता है। व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास में चेतन अचेतन पहचान खेल संवेग आदि का योग रहता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति पर्यावरण में विकसित आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में ही विकास पथ पर अग्रसर होता है। पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। पहला, सभी विकास एक दिशा में होता है। दूसरा, विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर पाए जाते हैं। तीसरा, बालक और प्रौढ़ व्यवहार में अंतर रहता है। चौथा, सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहार का मूल शेष शैशवावस्था में व्यवहार है। पियाजे ने विकास के सिद्धांत को इंद्रिय गति की संज्ञान की आरंभिक अवस्था और संज्ञानात्मक में विभक्त किया है। आरंभ में 24 महीनों में इंद्रिय गति का विकास होता है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता चलता है। इसी चिंतन तर्क और कल्पना शक्ति का विकास होता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास सिद्धांत की दर इतनी क्रमबद्ध है कि उससे अनेक नवीन धारणाएं विकसित होती हैं। ये नवीन धारणाएं हैं, विकास के सभी पक्ष समान क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। प्रत्येक प्रकार का विकास शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है। व्यक्ति का पहले शारीरिक फिर मानसिक और वैचारिक विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में अहम का योग प्रमुख होता है। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। बौद्धिक व्यवहारिक सक्रिय और निष्क्रिय रूप में विकसित होता है। नैतिकता न्याय अवबोध का विकास सामाजिक पारंपरिकता से अधिक होता है। विकास के समय पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण विशेषताएं पूरी उम्र भर साथ रहती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की समीक्षा करते हुए हेनी डब्ल्यू मेयर ने ठीक ही कहा है। पियाजे की विकासात्मक प्रवृत्तियां व्यक्ति की क्षमता का वर्णन करती हैं। इससे हम व्यक्ति की दशा अवबोधन के विस्तार आदि की घोषणा विकास के मध्य कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग है अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया। सीयर्स की प्रमुख रुचि बालक के अधिगम की प्रक्रिया में थी, इसलिए उनका सिद्धांत बालक की आधारभूत आवश्यकताओं और उनके आधार पर सीखने की क्षमता के विकास पर बल देता है। उनका मत है कि अवधारणाएं आवश्यकताएं उन चालक आदि को जन्म देती हैं जो व्यक्ति को किसी क्रिया के सीखने के लिए प्रेरित करता है। बालक स्तनपान कर सकता है, वस्तु पकड़ता है, खाता है, पीता है। इन सभी क्रियाओं के मूल में उनकी आवश्यकताएं निहित हैं। अतः इसी आधार पर सीयर्स का कहना है कि पहला, विकास के साथ साथ बालक के सीखने और कार्य करने की गति में
भी परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, बालक में जिज्ञासा और इच्छा सामाजिक संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा, बालक का शारीरिक और मानस सामाजिक विकास उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, चौथा, पूर्व व्यवहार के क्रम पर भी विकास की गति का निर्भर करती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसी आधार पर होती है। सीयर्स की मानता है कि बाल विकास में माता पिता की भूमिका अत्यंत जटिल रहती है। उनका कहना है कि बालक का पोषण एक सतत क्रिया है। वह प्रत्येक क्षण को बालक अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है उसके भावी व्यवहार की ओर संकेत करता है। बालक का विकास क्रमबद्ध सतत सतत प्रक्रिया है। वह जीवन की दशाओं के अनुरूप नवीन व्यवहार को ग्रहण करता है। अतः कहा जा सकता है कि बालक के व्यवहार की पूर्णता है, अर्थात बालक जैसा व्यवहार करता है वैसा उसका ही विकास होता है। उसका व्यवहार उसके सामाजिक अनुभवों की देन है। यह अभिभावक और बालक के विकास के परिस्फुटित होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कोहल वर्ग के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। कोहल वर्ग ने पिछले 2 दशकों में बहुत से अध्ययन किए और उसने पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर विकास किया। पियाजे की भांति कोहल वर्ग भी बालक के नैतिक विकास को विशिष्ट से सामान्य की ओर, आत्म केंद्रित और तुरंत की ओर से दूसरों की भलाई जो सामान्य नियमों में गुथी हुई है की ओर अक्सर होता हुआ मानता है। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि नैतिक विकास के विभिन्न स्तर होते हैं जिनसे होकर वह गुजरता है। रीत्यानुसार से पूर्व स्तर, पहला स्तर में दंड और आज्ञा संबंधित निर्धारण। इस स्तर पर बालक प्राथमिक रूप से अपने को कठिनाई से दूर रखने पर भी ध्यान देता है और इस प्रकार से अपने को दर्द से और अपनी स्वतंत्रता में रुकावट से तथा दुश्चिंता से बचाता है। दूसरा स्तर साधक सहायक अपेक्षित निर्धारण। बालक इस स्तर पर भी अपनी आवश्यकताओं की ओर ध्यानशील होता है किंतु वह समझ लेता है कि दूसरों के भी अधिकार होते हैं। इस कारण वह कभी कभी ऐसा समझौता करने के तैयार हो जाता है जो सबकी आवश्यकताओं के बराबरी से पूरा करने की ओर प्रसारित है। रीत्यानु रीत्यानुसार नैतिकता स्तर। अच्छी लड़की या अच्छा लड़का निर्धारित सुनहरा नियम। इस स्तर पर बालक दूसरों की शुभकामनाओं को पसंद करने लगता है और दूसरों को पसंद करने और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। यह सामाजिक नियमों की रूढ़िवादी प्रतिरूपियों के अनुरूप अपने को कर लेता है और अपने निर्णय लेने में दूसरों की और अपने इरादों को ध्यान में रखता है। चौथा नियम व्यवस्था निर्धारण। बालक यह जान लेता है कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की अपने कर्तव्य को निभाने की और कानून का आदर करने की इच्छा पर निर्भर होती है। रीत्यानुसार पाश्चात्य स्तर। पांचवा सामाजिक ठेका निर्धारण। सही कार्य स्तर उन स्तर आवश्यकताओं और अधिकारों के अनुरूप परिभाषित होते हैं जिन पर समाज एक मत हो जाता है। एक उचित विधि के द्वारा इस नियम को बदला जा सकता है। एतवत जो निर्धारण इस स्तर पर किए जाते हैं वह स्तर 4 से अधिक लचीले होते हैं। अधिकतर
प्रौढ़ व्यक्ति इस स्तर पर कार्य करने योग्य होते हैं। यदि हर समय नहीं तो कभी कभी। चौथा है सार्वभौमिक नियम सिद्धांत निर्धारण। इस स्तर पर विकल्प चुनने में व्यक्ति केवल समाज के नियमों को ध्यान में रखता है, वरन वह सीमा भी जिस तक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत प्रयोग होता है। बहुत अति की घटनाओं में व्यक्ति उन नियमों को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ त्यागने को, यहाँ तक कि शहीद बनने तक को भी तैयार हो जाता है। बहुत कम ही व्यक्ति नेता की इस पीढ़ी तक पहुंच पाते हैं। मानसिक विकास और शिक्षा में उसका महत्व। बालक के विकास की साम्य जानकारी अध्यापक को उसे सुनिश्चित बनाने में बहुत सहायता पहुंचाती है। अध्यापक वह ठीक ठाक समझ लेता है कि किस अवस्था में कैसा और कितना मानसिक विकास होता है तथा अमुक विकास के स्तर पर बालक की अमुक प्रकार की मानसिक पूर्णता होगी तो वह बालक के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की योजना बनाने में सफल होता है, इसको बालक आसानी से और रुचिपूर्वक सीख लेता है। 10 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ अंतर्दर्शन एवं बाह्य दर्शन पद्धति से आप क्या समझते हैं? इनके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। अथवा अंतर्दर्शन या बाह्य दर्शन विधि क्या है, उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। या शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक पद्धतियों में किसी एक का वर्णन कीजिए। उत्तर निरीक्षण पद्धति यह दो प्रकार की हो सकती है। ये दो है आत्मनिष्ठ विधि है, पहला है इसके अंतर्गत अंतर्दर्शन पद्धति और दूसरा है बाह्य दर्शन पद्धति। जब मनोवैज्ञानिक अपनी स्वयं की मानसिक स्थिति का निरीक्षण करता है तो वह अंतर्दर्शन पद्धति कहलाती है, और जब वह दूसरों के व्यवहार और उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है तो वह बाह्य दर्शन पद्धति कहलाती है। अंतर्दर्शन पद्धति, इस पद्धति को आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। इस पद्धति में व्यक्ति किसी विशेष समय में अपनी आत्मा से परिचित होता है। रिचर्नर के अनुसार अपनी आत्मा में देखना अंतर दर्शन है। वुडवर्थ कहते हैं आत्मदर्शन को आत्मनिरीक्षण मानते हैं। स्ट्राउट का कहना है अपने मानसिक मस्तिष्क के कार्य व्यापारों का एक क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। स्ट्राउट के अनुसार अंतर्दर्शन की 3 विशेषताएं या चरण हैं। पहला, यह किसी बाह्य वस्तु के निरीक्षण के क्रम में व्यक्ति अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं पर चिंतन करने लगते हैं, अतः इस पद्धति में उसे स्वयं निरीक्षण करना पड़ता है। व्यक्ति अपनी ही किसी क्रिया के बराबर में स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है, जैसे अरे उसने अमुक कार्य क्यों किया अथवा क्यों नहीं किया। व्यक्ति अपनी स्वयं की मानसिक शक्तियों और क्रियाओं के संबंध में सोचा करता है, जैसे क्या मैं अमुक कार्य बिना किसी सहायता के संपन्न कर सकता हूँ या नहीं। अंतर्दर्शन पद्धति के दोष, इस पद्धति के कई दोष हैं, जैसे यह व्यक्तित्व पद्धति और उसके एक ही व्यक्ति की मानसिक दशा ज्ञान की जा सकती है, अतः उसे सार्वकालिक रूप देना वैज्ञानिक पद्धति प्रतीत नहीं होता है। दूसरा, चूंकि व्यक्ति की मानसिक दशा प्रति क्षण बदलती रहती है, इसलिए इस परिवर्तन प्रक्रिया का अध्ययन
कठिन होता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने इस पद्धति की कठिनाई और दोषों के कारण इसे अपूर्ण बताया और अमान्य कर दिया। व्यक्ति अपनी ही मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन सफलपूर्वक स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए अब इस पद्धति को अन्य पद्धतियों की सहायता के रूप में कर लिया जाता है, पर मात्र इसी पद्धति के अध्ययन की परंपरा नहीं है। दूसरी हेडिंग है बाह्य दर्शन पद्धति। जब तक मनोविज्ञान का अर्थ चेतना का ही अध्ययन करना माना जाता रहा है, तब अंतर्दर्शन पद्धति बनी रहती है। किंतु जब से बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है तथा उसमें चेतन, अचेतन, मानसिक मस्तिष्क का अध्ययन किया जाने लगा और विकृत और विक्षिप्त मानसिक मस्तिष्क के अध्ययन की मनोविज्ञान की परिधि में आगे आ गए हैं, अंतर्दर्शन पद्धति अपूर्ण सिद्ध हुई। परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान ने और कई नवीन पद्धतियों का विकास किया जो अधिक वैज्ञानिक हैं। इनमें बाह्य दर्शन पद्धति भी एक है। बाह्य दर्शन पद्धति में निरीक्षण तथा परीक्षण दोनों विधियों को अपनाया जाता है। अंतर्दर्शन पद्धति में अध्ययनकर्ता अपनी ही मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, किंतु बाह्य दर्शन में वह दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने लगता है। यह अध्ययन दूसरों के व्यवहारों का निरीक्षण के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है कि बाह्य दर्शन पद्धति में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग अध्ययन करता यह निरीक्षण करता है कि एक व्यक्ति क्रोधित अवस्था में कैसा व्यवहार करता है, उसके ऊपर क्रोध की कैसी प्रतिक्रिया होती है तथा उसमें किस तरह के शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार शोध क्रोध से उत्पन्न अनुभवों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू देखने पर यह अनुभव लगाया जाता है कि वह व्यक्ति दुख का अनुभव कर रहा है, तो इसी अनुमान के बाद अध्ययन करता उसके व्यवहार का विश्लेषण और वर्णन करता है। बाह्य दर्शन पद्धति के 3 चरण होते हैं। पहला, व्यक्ति के व्यवहार को देखना, अनुभव करना। तीसरा, उसका विश्लेषण, व्याख्या या वर्णन करना। इस प्रकार बाह्य दर्शन पद्धति में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी का भी अध्ययन किया जाता है। बाह्य दर्शन पद्धति के दोष क्या हैं? निम्न हैं। इस पद्धति के निम्न दोष हैं। पहला, इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि बाह्य दर्शन अपने भावों, विचारों और चिंतन की अनुभूतियों को दूसरे के मस्तिष्क पर थोपना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि परिस्थिति विशेष में जैसा वही दर्शक सोचे वैसे ही दूसरा भी विचारे, यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार जब वही दर्शन और विषयी के मानसिक प्रक्रिया में अध्ययन आता है, तो यह विधि दोषपूर्ण हो जाती है। इस पद्धति में बाह्य दर्शन किसी व्यवहार की व्याख्या के पश्चात अवस्था पूर्ण धारणा से भी प्रभावित हो सकता है। इस पद्धति में बाह्य दर्शन के निरीक्षण काल में विषयी अपनी मूल मानसिक पद्धतियों को बिछाकर ऐसा व्यवहार कर सकता है कि वही दर्शन उससे धोखा खा सकता है। यद्यपि वही दर्शक पद्धति में कुछ दोष हैं, तथापि शिक्षा मनोविज्ञान में इस पद्धति में बहुत सहायता पहुंचाई है और बालक के अध्ययन में एक विशेष और उपयोगी पद्धति के रूप में उसका विकास हुआ है।